देखिए, पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने पेपर 5 और पेपर 6 का जो सिलेबस है उसको हमने डिस्कस किया। किस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो सिलेबस डिस्क्रिप्शन का काम खत्म हो गया। अब आज से हम लोग 5वां पेपर शुरू करेंगे। लेकिन ये कोई क्लास नहीं है कि फुल सिलेबस शुरू किया जाए। ये तो केवल सैंपल वीडियो में बना रहा हूँ ताकि आप लोग इनको देखें। मेरी निगाह में कैसे जो यूपी मेंस के जीएस के पेपर से कैसे पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चे कम से कम श्रम में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो ये सैंपल वीडियोज हैं बेटा। बाकी जो रेगुलर क्लासेस हैं हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन वे शुरू होंगी। तो कुछ कुछ टॉपिक हमने छांटे हैं 5वें पेपर में और 6वें पेपर में। तो वही सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ मैं कवर कर रहा हूँ और उसमें जंप भी हमें करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्षमा करें क्योंकि सैंपल वीडियोज। ओके, चलिए अब बात हमारी पूरी हुई। अब यहाँ पर आते हैं। देखिए, भूतकाल के साथ अनंत संवाद को इतिहास कहते हैं। तो यूपी स्पेशल का जो 5वां पेपर है उसके पहले यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक इतिहास की है। तो इतिहास के कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल का वर्णन कीजिए, या नवपाषाण काल के स्थलों का वर्णन कीजिए, या उत्तर प्रदेश की नवपाषाण कालीन संस्कृति का वर्णन कीजिए। ये चाहे जिस तरह से कहिए। अभी 12 नंबर का सवाल है, भी आया तो नहीं है, इसके आने की बड़ी संभावना है क्योंकि नवपाषाण युग बड़ा महत्वपूर्ण है। इतने ज्यादा खोजे आविष्कार हुए कि इसको नवपाषाण काल कालीन क्रांति कहा जाता है। गोल्डन चाइल्ड ने इसको कहा नियोलिथिक रिवॉल्यूशन या नवपाषाण कालीन क्रांति। अब देख रही हमारे पढ़ाने का ढर्रा है। अब ये क्वेश्चन हमने लिख दिया, ये हमारा विषय प्रवाह है। विषय प्रवाह में तो हमारा आंसर उसके अंग क्या होंगे, ये विषय प्रवाह। सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद औजार जो इसके है वो किस तरह के है, स्थल कहाँ उत्तर प्रदेश में है और उपकरण क्या क्या पाए गए। उसके नीचे ये उत्तर के अंग है। तो सबसे पहले प्रस्तावना है, दूसरा अंग ये हो गया, तीसरा अंग हो गई नवपाषाण काल की उपलब्धियां, और फिर उसके बाद आ जाएगा निष्कर्ष। ओके, तो ये उत्तर के अंग है। किस क्रम में ये उत्तर के अंग व्यवस्थित हैं, यही बात इसमें बताई गई है। इसको हम अपनी भाषा में विषय प्रवाह कह देते हैं। ओके, इससे क्या होता है, सारा उत्तर सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित हो जाए। अब उत्तर की जो भाग है बीच वाले, औजार स्थल उपकरण उपलब्धियां, ये हर क्वेश्चन में बदलते रहेंगे क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार। प्रस्तावना और निष्कर्ष सब में बना रहेगा। ये जो प्रस्तावना और निष्कर्ष है ये किसी किताब से नहीं आते, ये आपको खुद से लिखने पड़ते हैं। ये उत्तर के वे अंग हैं जो कि मूल चिंतन को आपकी व्यक्त करते हैं। और उत्तर में 30% जो मार्क्स आपके होते हैं प्रस्तावना और निष्कर्ष के हुआ करते हैं। जो लोग इनको नहीं लिखते उनके मार्क्स कम हो जाते हैं और उत्तर का जो शेष भाग है वो किताब से आता है। ओके, अब चलते हैं। देखिए, अब इसको हम कहते हैं सिनाप्सिस। ये क्या, तीर बने हुए हैं यहाँ। ये फैक्ट है कि प्रत्येक उत्तर का जो खंड है हमारा उसमें मुख्य फैक्ट या तथ्य क्या क्या है, और ये एक तथ्य दूसरे तथ्य से तीर से अलग है। जैसे ही इन तथ्यों को भाषा दी जाएगी, कंप्लीट उत्तर आने लगेगा। तो अभी हम आपको समझाते हैं और उसके बाद कंप्लीट उत्तर भी दिखाएंगे और छोटा बड़ा करना भी आपको सिखाते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना में क्या कहें कि नवपाषाण काल मानव संस्कृति का एक महत्वपूर्ण चरण है। भारत में इसकी खोज सबसे पहले उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में हुई थी। टोंस एक नदी है, ये प्रयागराज में गंगा जी से मिल जाती है। पुराना नाम इसका तमसा है। इसी की नदी घाटी में नवपाषाण काल भारत का सबसे पहले खोजा गया। तो इतनी तो हमारी प्रस्तावना हो गई। अब आइए आगे चलते। नवपाषाण काल के जो औजार हमें मिले वो बेसाल्ट निर्मित थे। बेसाल्ट क्या, एक तरह की ये ज्वालामुखी चट्टान है। बहुत महीन दाने इसके होते हैं, तो मजबूत पत्थर होता है, बेहतरीन फिनिश देता है। तो बेसाल्ट निर्मित है। तो नवपाषाण काल के जो औजार है वो बेसाल्ट निर्मित है, जो जो उत्तर प्रदेश में अनेक स्थलों से प्राप्त हुए। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या है, वो ललितपुर है, हमीरपुर है, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर व अन्य स्थानों से ये प्राप्त
जो नवपाषाण कालीन औजार हैं वो पूरा पाषाण और मध्य का पाषाण काल की तुलना में अधिक छोटे हैं, अधिक परिष्कृत हैं और अधिक विशिष्टीकृत हैं। मतलब दो दो तीन चार कामों के लिए पूरा पाषाण काल में जैसे गणासा था और कुल्हाड़ी थी, इन्हीं से सारे काम कर लिए जाते थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ज्यादा विशिष्टीकृत हो रहा है। अगर गोदना है तो गोदनी अलग से है, काटना है तो गड़ासा अलग से है, कुल्हाड़ी है तो छोटी भी है, बड़ी भी है, माइक्रोलाइट भी है और हैंड एक्स भी है। इस तरह से तो छोटे हैं, परिष्कृत है और विशिष्टीकृत बेहतरीन फिनिश वाले औजार है ये। और इसमें त्रिकोणीय औजारों की प्रधानता है। तो ये तीन कोने के त्रिकोणीय औजार ढेर सारे हैं। देखिए इस तरह देख, ये कुल्हाड़ी है कि नहीं, हैंड एक्स है। हुँ? ये चौपर है या गणासा है, देख रहे हैं ये सब कोणी है, मुख्यतः तीन कोण की झलक देते हैं ये। माइकोलाइट माने सूक्ष्म कुल्हाड़ी या छोटी कुल्हाड़ी। तो ये बड़ी कुल्हाड़ी भी है, गणासा भी है, ये छोटा गणासा है, ये छोटी कुल्हाड़ी है, ये ब्यूरिन या गोदनी है जमीन खोदने के लिए। तो ये चीज है। और ये नुकीली ब्यूरिन है, तो ये माइकोलाइट है, छोटी है थोड़ी सी। तो इस तरह से ये औजार थे, देख रहे बेहतरीन फिनिश आई हुई है। और मृद भाण माने पोटरी माने मिट्टी के बर्तन। तो ये रज्जुबद्ध है, रस्सी बना लिए थे ये लोग और रस्सी को प्रेस कर करके डिजाइन बनाए किसके ऊपर, मिट्टी के बर्तनों पर। तो जो पोटरी है या मृद भाण कहा जाता है हिंदी में मिट्टी के बर्तन, वो कैसी है, रज्जुबद्ध है, माने उस पर रस्सियों की डिजाइनिंग है। दो तरह की पोटरियां हैं, एक तो गेरुआ लाल रंग की मिली है और दूसरी काली रंग की मिली है। ये पोटरी कैसी है या मृदभांड कैसे, चमकीले हैं, आकर्षक हैं, रज्जुबद्ध हैं, लाल और काले हैं। तो ये स्थिति है। ठीक। अब उपलब्धियों पर आइए। तो नवपाषाण काल में मानव ने अपने अधिक ज्ञान और कौशल के बल पर सभ्यता की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। वे गुफाओं में रहते थे। इनमें से ढेर सारी गुफाएं हमें बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी से प्राप्त हुई है। अनेक गुफाओं में लाल गेरू के रंग से श्वेत वर्णक माने सफेद रंग से चित्रकारी भी मिली। इस काल में मानव ने घास फूस की झोपड़ियां निर्मित की, कृषि कार्य प्रारंभ होने के बड़ा महत्वपूर्ण बात है। पहले वो घुमंतु शिकारी हुआ करता था, नवपाषाण काल में ही खेती करना सीखा उसने, पशुओं को पालतू बनाया तो पशुपालन सीखा। तो इसी काल में कृषि प्रारंभ हुई, पशुओं को पालतू बनाया गया। और इसी काल में मानव ने पोशाक पहनना सीखा, पहले सब नंगे रहते थे। पोशाकें किसकी थी ये जानवरों की खालों की थी, पेड़ों की छालों की थी और पत्तियों की थी। तो ये जो पोशाकें थी, ये इस तरह की ये पोशाकें बना पहनता था। कुम्हार की चाक का आविष्कार हुआ, बड़ा बड़ा रिवॉल्यूशन था। कुम्हार की चाक पहिए के आकार की होती, तो कुम्हार की चाक का आविष्कार हुआ, उसके साथ साथ पहिए का भी आविष्कार हो गया। इस काल में जो लोग हैं वो शवों को दफनाना भी जो है, शवों को दफनाते थे। लेकिन सौदाह उनके लिए शवों को जलाना अज्ञात नहीं था, सौदाह का विज्ञान था उनको। अंतिम संस्कारों का विकास हो चुका था। ये ऊपर का तीर का मतलब है प्रगति, विकास, उत्थान, ये जिस सिनाप्सिस में इसका यूज किया जाता है। नीचे का तीर है, इसका मतलब अवनति, कमी, घटाव, ह्रास, ऐसे होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आदत हो जाएगी। तो शवों को वे दफनाते थे, किंतु सौदा उनके लिए अज्ञात नहीं था। अंतिम संस्कार विकसित हो चुके थे। अब जब दफनाते थे तो मिर्जापुर में इनकी अनेक मकबरे भी मिले। ये प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे और उन्हें प्रसन्न रखने के लिए बलि या भोग भी चढ़ाते थे। तो ये बात थी, ये इनकी उपलब्धियां। निष्कर्ष में हम क्या लिख देंगे, इस प्रकार उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन संस्कृति अपने चरम, सभ्यता अपने चरम पर थी, जो बाद में धातु आधारित सभ्यताओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई। तो ये चीज है। अब ये जो कुछ में मैंने बताया हूँ आपको, ये लगभग 250 270 शब्द होगा। अब इसको देखिए छोटा कैसे किया जाए, ये मुद्दा होता है।
तो देखिए ऊपर से शुरू किया, अब इसको अगर छोटा करना है तो कैसे छोटा होगा। मानव संस्कृति के इस महत्वपूर्ण चरण की खोज सर्वप्रथम राज्य की टोस नदी घाटी में हुई। ओके, कुछ शब्द कम हो गए। नवपाषाण कालीन औजार बेसाल्ट निर्मित है, जो राज्य के विभिन्न स्थलों जैसे ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर व अन्य स्थानों पर पाए गए हैं। हो गया। ये अधिक छोटे, परिष्कृत तथा विशिष्टीकृत है। इनमें त्रिकोणीय औजारों की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त हस्त निर्मित, रज्जुबद्ध, आकर्षक व चमकीले लाल व काले प्रकार के मृदभाण प्राप्त हुए। कुछ 4 से 10 शब्द यहाँ कम हुआ, और यहाँ चूंकि तथ्य बहुत ज्यादा तो यहाँ कम कैसे होगा। अब यहाँ पर आई, यहाँ तेजी से चाहे तो आप संक्षिप्त कर सकते हैं। इस काल में मानव ने सभ्यता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए, ज्ञान, कौशल और बल सब छोड़ दिया। इस काल में मानव ने सभ्यता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। वे चट्टानी गुफाओं में रहते थे, जो बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी जिलों में स्थित है। इन गुफाओं में चित्रकारी भी की गई है, तो लाल और सफेद वाला डिटेल हटा दीजिए, तो इन गुफाओं में चित्रकारी की गई है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ सबसे ज्यादा संक्षिप्त हो जाएगा। इन्होंने घास फूस तथा मिट्टी की झोपड़ियां भी निर्मित की, डिटेल हटाइए। नवपाषाणकालीन मानव झोपड़ियां निर्मित की। कृषि व पशुपालन प्रारंभ किए। देख रहे हैं ढेर सारे शब्द कम हो जाएंगे। आग का ज्ञान था। पोशाकों का उपयोग उसने किया, वो जो खालों छालों पत्तियों से निर्मित थी। शब्द कम हो गए। कुम्हार चाक का आविष्कार हुआ। वे शवों को दफनाने व सहुरा दोनों का उन्हें ज्ञान था। मकबरे मिर्जापुर में पाए गए हैं। अंत्येष्टि संस्कारों का विकास हो चुका था। वे संभवतः प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे और भोग भी चलाते थे। ठीक? अब निष्कर्ष में कुछ छोटा करने को रहा है, तो जैसे ही आप इतना कर देंगे, ये 200-220 शब्द के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें और तो कुछ खास समझाना नहीं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी किताबों में जो दिया हुआ है उससे ये उत्तर हमारा उतना ज्यादा मिलेगा नहीं। इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश का जो राजपत्र है, गजेटियर है, उसका जो इतिहास है उसको मैं आधार बना रहा हूँ। क्योंकि ये जो राजपत्र है उत्तर प्रदेश का सरकारी इतिहास है, और आपका लोक सेवा आयोग भी सरकारी है। तो जब आपके एग्जामिनर के सामने आइडियल आंसर जाएगा कॉपी जांचने के लिए, तो राजपत्र से जाएगा, ना कि आपकी किताब से जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके, और जितना ज्यादा राजपत्र से आपके इतिहास का उत्तर मिलेगा, उतना ज्यादा आप मार्क्स पाएंगे। तो ये भिन्नता इस कारण से है। तो ये एक सवाल हम लोगों का हो गया।